नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप मिश्रा बनारस से बोल रहा हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डीएवी पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं अर्थशास्त्र का। और आज प्रोफेसर शारदा प्रसाद तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से मुझे आमंत्रण मिला है कि मैं एक विषय पर आपके समक्ष बोलूं, और मैं इसके लिए डॉक्टर मंजुला जी के प्रति बेहद आभार व्यक्त करता हूं और उस पूरे मंच को आभार व्यक्त करता हूं। एक ऐसा शैक्षणिक मंच जो विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को अवसर देता है कि इस कोरोना काल में अपनी बातों को रखें। तो मैं सबको नमस्कार करता हूं। बीच में थोड़े व्यवधान होने पर क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आज। लेकिन फिर भी ठीक 2 बजे का मुझे समय दिया गया है और मुझे विषय दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान एमिड कोविड-19। नमस्कार मंजुला जी, और सबको नमस्कार। और मंजुला जी के आ गई हैं, वही इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं। उनको नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को शुरू कर दूंगा, क्योंकि फेसबुक में औपचारिकताएं नहीं होती हैं और प्रत्यक्ष रूप से अगर संयोजिका को हमने देख लिया है तो इशारा हो गया। आपको नमस्कार करते हुए मैं प्रोफेसर शारदा प्रसाद तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मंजुला उपाध्याय जी के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान एमिड कोविड-19 का मतलब कि कोरोना काल के दौरान ही आत्मनिर्भर भारत का पैकेज या आत्मनिर्भर भारत अभियान के बीच में कोरोना का, इसको इस अर्थ में हम लोग समझा जाए। चूंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भी हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डीएवी पीजी कॉलेज में पढ़ाता हूं, तो ये विषय इसी मंच पर प्रोफेसर शारदा प्रसाद तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला है, और मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आर्थिक सारे सूत्रों को, सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह से रखा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि मैं भी वही टॉपिक क्यों बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि, और मंजुला जी के परमिशन से बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों और सबको सुनने वाले लोग सब जानते हैं कि अभी भी हम लोग कोरोना काल में ही हैं और अर्थशास्त्र अपने सिद्धांत से नहीं चल रहा है और न ही अर्थव्यवस्था प्राकृतिक तरीके से चल पा रहा है, क्योंकि ये विश्व का संकट है, अज्ञात संकट है। और ऐसा संकट जिसका सबसे अधिक प्रभाव अगर पड़ा है तो सबसे पहले तो मनुष्य की जान पर पड़ा है और फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। और जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, भारत भी उस वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अंग है, तो ऐसे में हमको एक प्रेरक बात, एक सकारात्मक बात करनी ही पड़ेगी और करनी ही चाहिए। इसलिए मैंने दोबारा ये विषय लिया है। और शुरुआत ये करते हैं कि आज सुबह, चूंकि ये विषय है, हम लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं, वर्चुअल हैं, लेकिन उस वर्चुअल के बावजूद भी ऊर्जावान हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा की गतिविधियों में लगे हैं। तो ये बताना जरूरी है कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई, क्योंकि पूरे विश्व में मौत का भय है, और जहां मृत्यु का भय है वहां अर्थव्यवस्था की बात सैद्धांतिक रूप से करना शायद बेईमानी हो जाएगी। आज सुबह तक जो WHO का डाटा हम लोग रोज देखते हैं, पूरी दुनिया में 69 लाख यानी लगभग 70 लाख लोग इस अज्ञात महामारी से पीड़ित हो चुके हैं। और मरने वालों की संख्या की स्थिति यह है कि 4 लाख, हमारे बात करते थे 4 लाख लोगों की मौत पूरे विश्व में हो गई है। और वो विश्व में 4 लाख वहां लोग मरे हैं जो
आर्थिक महाशक्ति हैं, यानी पश्चिमी देशों में, पाश्चात्य देशों में, आर्थिक प्रभुसत्ता वाले देशों में इस बात को दिमाग में रख के आज के हमारे बार बार कह रहे हैं कि इस 4 लाख में 85 से 90% लोग महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति वाले लोग मरे हुए हैं। और इसमें यूएसए को देखा जाए तो यूएसए में 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं सबसे अधिक, और वहां मृत्यु भी 1,11-12 हजार से ऊपर हो चुकी है। और फिर यूके, इटली, स्पेन आदि में कोरोना वायरस के पीड़ितों की संख्या बढ़ी है और 30 से 35 हजार के बीच मौतें हो चुकी हैं। और जो चीन था, जो आर्थिक महाशक्ति का वो भी एक केंद्र बिंदु है, उस चीन ने जो इस कोरोना वायरस का कैरियर बनकर, एक्सपोर्टर बनकर उभरा है, उसने अपने मृत्यु को कंट्रोल कर लिया। और वहां पर मात्र 83,000-84,000 लोग इस वायरस से पीड़ित थे। अब तो नहीं है, इक्का दुक्का निकल रहे हैं, और मौत उसने सिर्फ 4,600 ही लिया है। तो इस पूरे परिधि में भारत की स्थिति क्या है? भारत ने लॉकडाउन किया था, लेकिन लॉकडाउन खुला, और भारत आज लॉकडाउन खुलने के बाद, चूंकि ये बीमारी है, ये कोई देश, धर्म, जात, मजहब, इथिक्स ये नहीं देखता है, तो भारत में भी लॉकडाउन खुलने के बाद 6ठे स्थान कोरोना कैरियर के रूप में ले लिया, और 2,36,000 से अधिक कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हो गए हैं। और भारत में मृत्यु जरूर कंट्रोल हुई है, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान हमने भरसक अपने चिकित्सीय सेवाओं को दुरुस्त किया है, और अपने विल से, अपनी शक्ति से, नेतृत्व के पुकार पर हम लोग घर में रहे हैं 2 महीना, इसलिए मृत्यु 6,679 है। तो आत्मनिर्भर पैकेज के अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना है। दोस्तों, अर्थ तो भाव विहीन, जिस अर्थ की कल्पना हम लोग करते थे वो पुरुषार्थ में छिपा हुआ अर्थ था, जिसके अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष था। धर्म पर आधारित उसके बाद हम काम, प्लेजर, उसके बाद हम मोक्ष की प्राप्ति करें, सेटिस्फाइड हों। हमारा तो इस तरह का अर्थ था, भाव प्रधान अर्थ था। लेकिन क्रमशः वैज्ञानिकों ने, क्रमशः आर्थिक मॉडलों ने, क्रमशः आर्थिक विकास ने हमारे उस अर्थ के भाव को खत्म किया, और हमारे अर्थ में अब भाव नहीं बचा। लेकिन क्या एक अर्थशास्त्री के दिल में भी भाव नहीं होना चाहिए? ये कोरोना ने हमको मौका दिया कि अर्थशास्त्री भी भाव प्रधान बात करना सीखें और करें। केवल अर्थ के उस गुण रहस्य को न बताएं जिससे फैक्ट परोस के, नकारात्मकता परोस के हम किसी को इतना डिप्रेस कर दें कि वहाँ की इकोनॉमी क्या, वहाँ की पूरा राष्ट्र ही खत्म हो जाए। इसलिए इस माहौल में हम इस पैकेज की बात करेंगे। आप जानते हैं कोरोना क्या है? कोरोना कोविड-19 शब्द दिया गया है क्योंकि 2019 के अंत में वो एक ऐसा अज्ञात बीमारी के रूप में उपज हुआ जिसका कि कोई लक्षण नहीं समझ में आया था। और इतना ही बस हम लोग जानते हैं कि यह वायरस उन बूंदों से है जो खांसने, छींकने या सांस लेने से पैदा होता है, और ये बूंद चूंकि भारी होता है इसलिए तत्काल फर्श पर या किसी परिवेश में गिर जाता है, और उसके नजदीक जाने से या उसके छूने से, हाथ, नाक, मुंह छूने से तेजी से फैलता होता है। यह संक्रमित है, इतना ही भर जानते हैं। और पूरी दुनिया बेचैन है उसके वैक्सीन खोजने के लिए, हम खोज नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे अज्ञात स्थिति किसी मानव ने नहीं बनाया है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, भारत सरकार का उसमें दोष नहीं है, अर्थव्यवस्था का उसका दोष नहीं है, लेकिन है, आ गया है, विपदा आ गया है। और WHO ने लगातार, शुरू में WHO थोड़ा हल्का था, क्रमशः WHO की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते थे और WHO ने कोरोना के सबको अवगत कराया, और WHO के लॉकडाउन के निर्देश के पहले ही हमारे भारत सरकार के नेतृत्व ने, हमारे मोदी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 25 मार्च को इस देश में कंप्लीट लॉकडाउन एक साथ किया, जो इतिहास है,
जो अनुकरणीय है, जो विश्व के लिए एक शोध का विषय बनेगा आने वाले समय में अर्थशास्त्रियों के लिए। सही समय पर लॉकडाउन करना WHO के कहने से पहले पूरे देश में एक साथ, शायद भारत ही ने किया, और उसका परिणाम है कि हम मौत से बचे। ये हमारा देश। और मई में 14 मई को WHO ने कह दिया कि अब हमको कोरोना के साथ ही रहना है, जीना है, यानी अभी उसका इलाज नहीं निकला है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम अर्थशास्त्र की उन सिद्धांतों की केवल बात करें जो किताबों में लिखा है, जिसके तहत नोबेल प्राइज मिला है, या हम परिस्थितिवश, परिस्थितिजन्य या इस विपदा काल में एक व्यवहारिक अर्थशास्त्र की बात करें? इसलिए हम फिर से ये बात करने आप कहे हैं, क्योंकि कोरोना का जो इम्पैक्ट पड़ा है पूरी दुनिया में पड़ा है। इसलिए भारत को अलग थलग रूप में कोई भी अर्थशास्त्री अगर विवेचना करता है तो भारत देश के प्रति अन्याय करता है। पूरे देश त्राही है, इकोनॉमी सबकी डिप्रेस्ड है, डाउन है, नेगेटिव है। भारत में अभी भी नेगेटिव कहने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत में अथाह शक्ति है, जो उसकी सोशल सिक्योरिटी, जो उसकी सुरक्षा का जाल है, कृषि का जाल है, अथाह है। इसलिए भारत बचा हुआ है। लेकिन इम्पैक्ट जो पड़ा है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पर पड़ा है। इसको स्वीकार करना चाहिए। जब आत्मनिर्भर पैकेज के पहले मैं ये बात कह रहा हूं कि सब ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पर, जब जहां मृत्यु का भय है, मौत हो रही है, मौत तत्काल दिख रहा है, वहां सबसे अधिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। तो आप स्वास्थ्य के प्रति चिंता हुई है और अर्थशास्त्र में स्वास्थ्य मुद्दे को फोकस कीजिए। तब उसके बाद आर्थिक प्रभाव के आकलन कीजिए। इसलिए जब सबसे पहले हमारे सरकार ने कहा था पहले जान है तब तो जहान है, तो जान बचाने के लिए उसने सबको बंद कर दिया। एक अज्ञात दुश्मन, एक तेज तूफान आए तो उसे सीना खोल के लड़ने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए, बल्कि सर नीचे करके तूफान के उलटने का इंतजार करना चाहिए या बीतने का इंतजार करना चाहिए। ये हमारे नेतृत्व ने किया, सिखाया, हमने मृत्यु पर कंट्रोल किया, और तब इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट होता है। तब हम लोग अर्थशास्त्र की बात करते हैं, पैकेज की बात करते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर पैकेज भारत सरकार ने देने की बात की। और उसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी प्रभाव पड़ता है। आप देख लीजिए, अमेरिका की स्थिति देख लीजिए, बहुत सारे देशों में स्थिति देख लीजिए, वहां घरेलू राजनीति प्रभावित हो चुकी है। अमेरिका में विद्रोह हो गया है, लॉकडाउन के लिए पहले विद्रोह हुआ और अब श्वेत अश्वेत का विद्रोह शुरू हो गया। कहीं ना कहीं से अमेरिका में जो ह्यूमन कैपिटल बहुत बड़ा माना जाता था, अपने जीडीपी पर और अपने विकास पर उनको इतना ट्रस्ट था अर्थव्यवस्था पर कि वो मौत बर्दाश्त नहीं कर पाए, और ऐसी अवस्था में सारे चीज उभर कर सामने आ रहे हैं। तो देखिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्रभावित हो रहा है, और भारत का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नेतृत्व के भरोसे टिका हुआ है, जनता के भरोसे टिका हुआ है, और उसके नेतृत्व निर्णय ले पा रहा है। और मैं बताऊंगा कि कैसे वो निर्णय लिया भारत सरकार ने। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी पर देखिए, अमेरिका ने चीन के एयरलाइंस को रोक दिया। इस तरह की चीजें सबसे प्रभावित हो रही हैं। और उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन हम लोग पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स में, भूमंडलीकरण, जिसके बल पर हम लोग सीना ठोक रहे थे कि सारी गरीबी दूर हो जाएगी, वो ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज ग्लोबलाइजेशन का दौर वो डिस्टर्ब होने जा रहा है, ये प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो ये सब सोचिए क्यों हम ये बात बोलने जा रहे हैं। और उसके बाद जो फाइनेंशियल मार्केट, जिसके बल पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और कोई भी देश कभी भी बूम कर जाता है, वो फाइनेंशियल मार्केट भी मिसट्रस्ट की कैटेगरी में आ गया है। और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और एनर्जी कंजम्पशन तो प्रभावित है ही है। तो इतने सारे इम्पैक्ट हैं। इस इम्पैक्ट के बाद ही हम अपने देश में आएंगे। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जब आकलन किया था, तो उसने आकलन किया था कि इस कोरोना वायरस की वजह से $4 ट्रिलियन के बराबर नुकसान हो सकता है अगर लॉकडाउन इतने दिन रहा तो। पहले की बात बता रहा हूं, हो सकता है वो आंकड़ा बढ़ जाए, लेकिन $4 ट्रिलियन का नुकसान विश्व में होना, ये बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है। उसमें भारत भी है। और जब भारत की स्पेसिफिक हम बात करेंगे, तो भारत में लॉकडाउन के पहले हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो फंक्शनल थी वो $2.8 ट्रिलियन थी, फंक्शनल। और हम लोगों ने एस्टिमेट किया था, एस्टिमेशन से ये सिद्ध हुआ कि 25 तारीख से लेकर 50 दिनों तक, जिस समय तक मोदी जी ने आत्मनिर्भरता पैकेज घोषित की, 32,000 करोड़ रुपया का रोज हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान सहना पड़ा, यानी $4.5 बिलियन पर डे।
ये लॉकडाउन का आर्थिक प्रभाव भारत का है। और उन 50 दिनों में जिस दिन आत्मनिर्भरता पैकेज आया है, हमारे आकलन के हिसाब से लगभग 16 लाख करोड़ रुपया भारत की आर्थिक शक्ति का नुकसान हुआ है। अब अर्थशास्त्र या आर्थिक व्यवस्था का नुकसान सह के भारत ने अपने मनुष्यों को बचाया, तो क्या अर्थशास्त्रियों का यह आकलन करने का दायित्व तो नहीं है? हमने आकलन किया था तो पाया कि 20 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति की जान बची है इस देश में। इससे बड़ा पैकेज क्या हो सकता है? अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो आकलन ये आ रहा है कि 1 लाख से अधिक लोग मरे हैं केवल 6,500। तो हमने 80-85 हजार लोगों को जो बचाया है, 90,000 लोगों को, उसकी कीमत क्या है? यही 16 लाख करोड़ रुपया, जिसको हम सहने को तैयार हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां लॉकडाउन के पहले हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 8.21% था, वो लॉकडाउन के बाद अप्रैल के एंड में 30.31% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ऐसी सरकार आत्मनिर्भरता पैकेज की घोषणा करती है, जहां पूरे विश्व में जीडीपी घटने का कगार पर है, ग्लोबल मेल्टिंग की, ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक होने के कगार पर है। चाइना और इंडिया को छोड़ के सारे देश की नेगेटिव ग्रोथ रेट का आकलन है। वहाँ भारत में कोरोना के बाद भी वर्स्ट केस 1.6-1.7% विकास दर के कहा जा रहा है। क्या इससे आत्मनिर्भरता पैकेज को हम नहीं जोड़ेंगे? और लगभग भारत से रियल इस्टेट जैसे सेक्टर में -17.3% का नुकसान, माइनिंग क्वेरिंग में -14.7% का नुकसान, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई जैसे व्यवस्थाओं में -13.9% का, कंस्ट्रक्शन जिसकी वजह से प्रवासी मजदूर का जो समस्या आई -13.3% का नुकसान, ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट आदि पर -9.75% का नुकसान, और मैन्युफैक्चरिंग जहाँ सबसे अधिक लेबर रहते हैं वहाँ भी -6.3% का नुकसान। इतना बड़ा नुकसान के बावजूद भारत आता है आत्मनिर्भरता पैकेज लेकर। आप बेस नहीं बनाएंगे, और जबकि सबको पता है कि कोरोना से पहले भारत की इकोनॉमी डाउन हो रही थी, भारत में सुस्ती का दौर था, हम 5.8 तक फिर 5 तक ड्रिप करने जा रहे थे। इसके बाद भी अगर भारत खड़ा होता है तो ये एक संवेदनशील मुद्दा है, इसको इस दायरे में आपको देखना होगा। और पूरी दुनिया में हमने कहा कि एडवांस कंट्री सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। और लॉकडाउन क्यों जरूरी था? इसलिए कि पूरे विश्व में प्रति 1000 अस्पताल और डॉक्टरों की संख्या 10 से 12 एवरेज था, और भारत में 0.7 प्रति 1000 डॉक्टर्स और अस्पताल की संख्या थी। कल्पना कीजिए लॉकडाउन नहीं हुआ होता, अमेरिका संपन्न, इटली संपन्न और जर्मनी चिकित्सीय सुविधाओं के बावजूद वहाँ मौतें इतनी हुई हैं, लगभग 3.5 लाख। भारत में अगर उस समय लॉकडाउन न होता तो कितने लाख लोग मरे होते। इसलिए लॉकडाउन के दौरान सरकार भी कह रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि चिकित्सीय सेवाओं को मजबूत किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ चिकित्सीय सेवाएं नहीं थी। ये लॉकडाउन का फायदा हुआ, और तब जा रही भारत सरकार आत्मनिर्भर पैकेज की बात करता है। क्या है आत्मनिर्भरता? प्यारे दोस्तों, आत्मनिर्भरता किसे कहेंगे? उद्देश्य क्या है? क्या अर्थ है? थोड़ा संवेदनशील होकर सोचा जाए तो हमको याद आता है, कभी बाल कृष्ण भट्ट का हम एक आत्मनिर्भर या आत्म सम्मान का कोई कहानी था, उस पर हमको पढ़े थे। उसने कहा था कि आत्मनिर्भरता पौरुषत्व की पराकाष्ठा है, जिसकी अनुपस्थिति से समाज में अधिकाधिक प्रमुखापेक्षी परभाग्योपजीवी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, दिव्यांग हो, जनजाति हो, कोने कोने सुदूर डाइवर्सिफाइड कंट्री में सब लोग आत्मनिर्भर होंगे, तब ये राज्य आत्मनिर्भर होगा। ये आत्मनिर्भरता का हमारा प्रमुख तत्व है। इसलिए आत्मनिर्भरता का अर्थ राजतंत्र में निर्भरता कदापि नहीं है, जिसको कि आज बहुत अर्थशास्त्री वकालत कर रहे हैं। कैश दे दीजिए, पैसा पहुंचा दीजिए, ना, ये कदापि शर्त नहीं है। आप सरकार के भरोसे देश के नागरिकों को छोड़े नहीं कि 60 साल 65 साल का इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पढ़ लीजिए। इस देश के लोग गरीबी के नाम पर पलते पोसते रहे हैं और लोकतंत्र के नाम पर वोट दे के लोगों को राज सत्ता का सुख भोगाते रहे। हमको वो इकोनॉमी नहीं चाहिए।
हमको सशक्त भारत चाहिए, हमको आत्मनिर्भर भारत चाहिए और हमको अपने पैर पर खड़ा होने वाला भारत चाहिए। इसलिए आत्मनिर्भर पैकेज जरूरी है। तो अर्थ को समझिए। और हिंद स्वराज जब गांधी लिखे थे तो हिंद स्वराज में उन्होंने इसी बात की चिंता की कि नीचे के स्तर तक लोगों तक कैसे इकोनॉमी पहुंचे, ये देश आज़ादी के बाद उस पर सोचे। इसलिए जीवन का ये सूत्र है दोस्तों। अर्थशास्त्र तो हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ भावनात्मक बात करके अगर आत्मनिर्भर पैकेज को जोड़ेंगे तो आनंद भी आएगा और नई दिशा भी हम लोग खोजने में रहेंगे। जीवन का सूत्र क्या है? तेन त्यक्तेन भुजिंद था, ये उपनिषद में कहा गया था, ईशा उपनिषद में। अर्थात हमारे जीवन दर्शन में जो त्याग पूर्वक भोग है उसी पर बल देना चाहिए। त्याग पूर्वक भोग, देखिए ये इकोनॉमिक्स है। भोग मतलब कंजम्पशन, इकोनॉमिक्स को रोकना नहीं है। खूब कंजम्पशन कीजिए, आनंद से कंजम्पशन कीजिए, लेकिन उस कंजम्पशन में, उस इकोनॉमिक्स में त्याग की भावना होनी चाहिए, थोड़ी सी सेक्रीफाइस, जो इस कोरोना काल के लॉकडाउन में हम लोगों ने दिखाया है। तो ईशा उपनिषद के उस सूत्र को आत्मनिर्भरता से आपको जोड़ना होगा। और साथ ही साथ आपको याद होगा जब स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे तो एक महिला ने, विदेशी महिला ने, उनके वस्त्र को, सन्यासी वस्त्र को देख के कहा कि ये कैसा वस्त्र है, अजीब से कपड़े आप पहने हैं। तो विवेकानंद के उत्तर याद कर लीजिए, ये भारत का उत्तर है, ये आत्मनिर्भरता का उत्तर है। जब विवेकानंद ने कहा था कि मेरे इस कपड़ों को देखकर आश्चर्य मत करो, तुम्हारे देश में कपड़ों को देखकर परख होती होगी, लेकिन मैं जिस देश से आया हूं यानी भारत, वहां व्यक्ति की परख कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होता है। कपड़ा तो ऊपरी दिखावा है, चरित्र व्यक्तित्व का आधार है। यही व्यक्तित्व का आधार आत्मनिर्भरता का आधार है। तो ये हमारे सूत्र हैं दोस्तों। और भागवत में कहा गया है, यावत भृत जठरम तावत स्वतम ही देहिनाम, अर्थात अपने पेट पालने के लिए जितनी वस्तु की आवश्यकता है आपका सिर्फ उसी पर अधिकार है। अब पेट आप बड़ा करते जाइए, कमाते जाइए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाते जाइए, लेकिन फिर कहा गया है कि शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिर, यानी हे मनुष्यों 100 हाथों से कमाओ, अर्थव्यवस्था को खूब संचालित करो, खूब संचालित करो, लेकिन 1000 हाथों से बांटो। ये सूत्र है इकोनॉमिक्स का। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जब होता है, अमेरिका महाशक्तिशाली बन जाता है, कैपिटल का एक्यूमुलेशन कर देता है, विकासशील देशों को मदद नहीं करता है, तो वहाँ ऐसी विपत्ति जब आती है तो अमेरिका के प्रति सिंपैथी कम होता है, उसके आर्थिक शक्ति पर लोग अट्टहास करने लगते हैं। हम लोग नहीं करते हैं भारत वाले, लेकिन लोग करते हैं। चाइना और अमेरिका का ट्रेड वार देखिए। तो हमारा सिद्धांत है हमने खूब कमाई करना है, लेकिन हमको इसीलिए लॉकडाउन में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो गांधी ने इन सूत्रों से लिया है, उसी ट्रस्टीशिप सिद्धांत ने हम लोगों ने अपने देश में एक भी लोगों को भूखों नहीं मरने दिया। ये भूमिका के तहत तब हम आपको दोस्तों बताना चाह रहे हैं कि जो कोविड से लड़ाई करने का अर्थशास्त्रीय मेजर है पूरी दुनिया में 3 प्रकार के हैं। एक फिजिकल स्टिमुलस मेजर्स, एक मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर्स और एक चेंजेस टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या रिफॉर्म्स। ये 3 मेजर्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं। तो अर्थशास्त्र का नियम है, भारत भी इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन इन तीनों में भारत तीनों को फॉलो करने का साहस रखता है और इसलिए आत्मनिर्भर पैकेज में तीनों के दर्शन आपको होते हैं। और यही दुनिया भर में किसी ने केवल फिजिकल, किसी ने केवल मॉनिटर, लेकिन किसी ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी या रिफॉर्म्स करने की हिम्मत नहीं दिखाई, भारत ने दिखाई है। तो मेजर्स आपके पास 3 था, लेकिन आपने सिर्फ 1 या 2 इस्तेमाल किया, भारत ने तीनों इस्तेमाल किया। और जो इकोनॉमिक पैकेज सरकार ने घोषित की उसमें स्टिमुलस, मॉनेटरी और रिफॉर्म्स के दर्शन होते हैं। और उसका सूत्र जो था वो था रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस कोरोना काल में देश का नेतृत्व अर्थशास्त्री इसको समझें कि विपदा काल में या डिप्रेस्ड काल में जब अस्पताल में मरीज होता है तो उसके प्रति सिंपैथी रखता है। कोई शक्तिशाली आदमी में बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के भरोसे रहता है, वो स्वयं अपने आप को इलाज नहीं करता है। पायलट अगर प्लेन चलाता है, डामाडोल करने लगता है, तो कोई जाके पायलट का स्टीयरिंग नहीं संभालेगा। नेतृत्व पर विश्वास कीजिए। तो नेतृत्व कहता है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी। तो ये इस पैकेज का सूत्र था। और इसीलिए जब हम पैकेज की बात करते हैं तो अर्थशास्त्री सब जानते हैं कि हम लोग शेप पढ़ाते हैं कि रिसेशन के समय इकोनॉमिक्स का शेप क्या बनता है। यू शेप बनता है, एल शेप बनता है, डब्ल्यू शेप बनता है और उसी में वी शेप बनता है। वी को हमने कहा कि ये विक्ट्री का शेप है,
जब प्रधानमंत्री ने पैकेज की घोषणा करने की कोशिश की, सारे डाटा उन्होंने देखा, विश्व की स्थिति देखी और कहा कि नहीं, मैं इन शेपों में नहीं विश्वास करूंगा अर्थशास्त्रियों, मैं वी शेप पर विश्वास करूंगा। अगर मेरा इकॉनमी गिरा है तो मेरा इकॉनमी उसी तरह खड़ा भी होना चाहिए। जो हम लोग वी शेप पढ़ाते हैं कि इकॉनमी अगर रिसेशन से डाउन हो रहा है तो इतना इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट और इतना अधिक स्टिमुलस पैकेज दीजिए, मॉनेटरी पैकेज और रिफॉर्म कीजिए कि वो फिर से खड़ा हो जाए और हम फिर से वी शेप खड़ा होना है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने ये 20 लाख रुपए की घोषणा की थी, 20 लाख करोड़ की, और ये हमारे जीडीपी का 10% बढ़ता है, जिस पर बहुत लोगों ने विवाद किया, जो अनर्थक है, निरर्थक है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो जापान ने सबसे अधिक जीडीपी का 21.1% का इस कोरोना काल में स्टिमुलस दिया था। यूएस ने उसके बाद 13% दिया, स्वीडन ने उसके बाद 12% दिया, जर्मनी ने उसके बाद 10.7 दिया। तब भारत इन शक्तिशाली देशों के साथ खड़ा होता दिखाई देना चाहता था और डिप्रेस्ड नहीं दिखाई देना चाहता था, क्योंकि कोरोना उसकी उपज नहीं थी, इसलिए उसने भी 10% का पैकेज देने की हिम्मत की। और बाकी फ्रांस, स्पेन जैसे लोगों 9-7-5 भटक गए और इस पर अनवांटेड डिबेट शुरू हो गया था। हमको याद है कि 10% नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टिमुलस नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लोगों को धन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सीधे जो आज 60 सालों तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ने पढ़ा है कि लोगों के मुंह पर निवाला, इस तरह का पैकेज नहीं है, इसलिए 10% नहीं है। इस पर अनवांटेड डिबेट हो गया, जिसके डिबेट में हमारे जो अर्थशास्त्री नहीं पढ़े और जवाब ये दिया गया है कि किसी प्रकार का मरीज को चाहे शॉक ऑब्जर्व देना पड़े, चाहे ब्लड देना पड़े, चाहे प्लाज्मा देना पड़े, चाहे डायरेक्ट खून देना पड़े, चाहे ऑपरेशन करना पड़े, मरीज को खड़ा करना है। इसलिए सारे को हम विधा को इलाज मानेंगे, इसलिए वो 10% होता है दोस्तों। और इस विवाद पर न पड़ते हुए पूरे यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स ने, दुनिया के एक्सपर्ट्स ने भारत के इस पैकेज को 10% माना और बहुत साहसिक माना। और जो पैकेज के पहले 1.70 लाख करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सीधे गरीबों तक पहुंचाने की बात शुरू की, तो उस समय प्रधानमंत्री ने लोगों की जान बचाने के बाद जहान बचाने की शुरुआत कर दी थी। जो गरीब थे, जो प्रवासी थे, उनको मुफ्त में राशन, मुफ्त में भोजन, मुफ्त में सारी सुविधाएं, आयुष्मान भारत के समेत ये प्रधानमंत्री ने घोषित कर दिया था। जो इसका मतलब अर्थव्यवस्था हमारा चलन में चल गया था। और यही बात जब हम कहेंगे, उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था तो उसमें क्या कहा था 20 लाख में? 20 लाख में कहा कि ये आत्म भारत अभियान है, आत्मनिर्भर भारत अभियान है। क्यों? क्योंकि हमें अपने अर्थशास्त्र को एक आइडियोलॉजी पर चलानी है, एक आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर चलानी है। कोरोना हमारे द्वारा किया गया बीमारी नहीं है, हम इसके दोषी नहीं हैं, लेकिन लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। हम अपने देश के लोगों की जान बचाएंगे, लेकिन अपने देश के लोगों का मनोबल नहीं तोड़ेंगे। इसलिए ये आत्मनिर्भर पैकेज है, इसको ध्यान से सुन लीजिए और इसको अवसर के रूप में लिया जाए, सब लोग खड़ा हो जाए, सब लोग एकजुट हो जाए और इसी अवसर को हम लोग अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में लगाया जाए। तो पैकेज के पहले उन्होंने ये मंशा जाहिर की और कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करूंगा। तो पैकेज में देखिए क्या है रिफॉर्म आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने 4L की बात की थी, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ। यही तो अर्थव्यवस्था के सूत्र हैं जो हम लोग पढ़ाते हैं, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ। अगर इसमें रिफॉर्म हो जाए, बहुत सारे लॉ की वजह से प्राइवेट सेक्टर कई क्षेत्रों में नहीं घुस पाते थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स की कमी की वजह से बाहर के धन जो चाइना से आने वाला है वो हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा। लेबर लॉ किया गया, रिफॉर्म किया गया। लिक्विडिटी की कमी की वजह से बहुत सारे उद्योग खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन किया गया है। भू में सुधार करने की बात की गई ताकि हमारी मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आगे बढ़े। तो 4L ये रिफॉर्म इसी पैकेज में था। और परफॉर्म किस में करना था? 5 पिलर्स में, जो 5 स्तंभ हैं अर्थव्यवस्था के। और ये 5 स्तंभ अर्थव्यवस्था के स्तंभ है दोस्तों। वो क्या है? जो प्रधानमंत्री के शब्द है ये आर्थिक पैकेज का, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड। ये 5 पिलर कल्पना चाहिए कि खड़ा हो जाए अगर, तो किसी भी काल में हम हमेशा खड़े रहेंगे। इसलिए 5 पिलर से परफॉर्म कराने की बात की, इसलिए इकोनॉमी में क्वांटम जंप की बात की, इसलिए 20 लाख का पैकेज है।
इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी सुधार की बात की, इसलिए हमारे सप्लाई चेन चालू थे, हमारे सड़क हमारे रेल मार्ग चल रहे थे और गांव तक हम अपनी सुविधाओं को पहुंचाने में सफल हो गए और लोगों को अभावग्रस्त में मौत नहीं होने दिया। और सिस्टम में सुधार किया, सिस्टम में सुधार करने की बात की कि हम सारे क्रिटिकल सिस्टम को ठीक करेंगे ताकि हम तेजी से ये धन जो पैकेज में अवधारणा दिया है तेजी से लोगों तक पहुंचे, और पहुंचा है लोगों के पास। और डिमांड को बढ़ाने के लिए सप्लाई चेन को मजबूत करें और लोगों के हाथ में भी पैसा दें, लोगों को शक्ति भी दें। ये 5 पिलर परफॉर्म के थे। और ट्रांसफॉर्म किससे करना है इस आत्मनिर्भर पैकेज में? ट्रांसफॉर्म करना है वोकल फॉर लोकल से। दोस्तों, ये अर्थशास्त्र का नया सूत्र नहीं है, ये पुराना सूत्र है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस विपदा काल में रिवाइव किया इस सूत्र को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि अब ग्लोबलाइजेशन का दौर जब खतरे में है तो हमको अपनी ओर देखना होगा। जो हमने ईशा उपनिषद की बात कही, तो वोकल फॉर लोकल ये स्वदेशी का मूल मंत्र है, आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र। इससे हमको ट्रांसफॉर्म करना होगा। इसलिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को के लिए पैसा दिया गया और एमएसएमईज के लिए और कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़े लाभ की घोषणा की गई। ये आत्मनिर्भर पैकेज का बैकग्राउंड है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। और तब आपको याद होगा कि जो एमएसएमईज में मेजर रिफॉर्म्स किए गए, वो बहुत लोग प्रश्न उठाने लगे, बहुत लोग हमसे तर्क करने लगे कि इस समय क्यों, पहले क्यों नहीं। अरे, जिस समय व्यक्ति बीमार पड़ता है, जिस समय व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है, उसी समय ये सारे चीजों का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बार बार नहीं किया जाता है, वक्त का इंतजार किया जाता है। ये विपदा काल है। और ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी इस विपदा काल का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको अवसर मिल गया, इसलिए बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री विपदा में अवसर खोज लेते हैं। ये वही प्रधानमंत्री जो गुजरात के भूकंप में गुजरात को खड़ा करके दिखा दिए। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो हमारे केदारनाथ को रिस्ट्रक्चर करके दिखा दिए। तो ये विपदा में अवसर खोजते हैं, क्योंकि विपदा में अगर आप डिप्रेस करेंगे, चाहे इकोनॉमिस्ट हों, चाहे पॉलिसी मेकर हों, चाहे हम जैसे शिक्षक हों, तो गलत है। इसलिए उन्होंने मेजर रिफॉर्म्स एमएसएमईज में किया गया, परिभाषाओं में सुधार किया। और देखिए कितना क्रांतिकारी सुधार है। कोरोना काल में सुधार करने का मतलब एमएसएमईज में ये उम्मीद बंधी कि प्रधानमंत्री उसके साथ है। बहुत पुरानी मांग है, लेकिन इस समय पूरा कर दिया। जो माइक्रो 25 लाख का जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट था उसको 1 करोड़ कर देना, और स्मॉल को 1 करोड़ को 5 करोड़ कर देना, ये एक तरह से उसके औरा को बढ़ाना है, उसके अवसर को बढ़ाना है, उसके दायरा को बढ़ाना है। बहुत लाभान्वित होंगे। और सर्विस सेक्टर को 5 करोड़ से 10 करोड़ करना, स्मॉल को 2 करोड़ से 50 करोड़ करना, मीडियम को 10 करोड़ से 20 करोड़ करना, और स्मॉल को 5 करोड़ से 100 करोड़ कर देना। ये क्रांतिकारी एमएसएमई सेक्टर में सुधार हुआ, जिसका कि लॉन्ग टर्म फायदा होगा। हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे भी मालूम है कि शॉर्ट टर्म तुरंत कोई लिक्विडिटी नहीं लेगा, तुरंत कोई कोलेटरल फ्री लोन नहीं लेगा, लेकिन ये एक पॉलिसी बन गया है और विपदा की वजह से बना है, इसलिए ये पैकेज का इंपॉर्टेंस है। और दूसरे एक बहुत बड़ी बात की, इसी विपदा काल में सरकार को इस सुधि आया कि जो 200 करोड़ रुपए तक के ग्लोबल टेंडर हुआ करते थे, जिसमें हमारे देशीय छोटे उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री वाले लोग कम्पीट नहीं कर पाते थे, हम अर्थशास्त्री भी चिंतित हुआ करते थे इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को लेके, वो 200 करोड़ तक के लोगों को कंपटीशन से बाहर के लोगों को मुक्त कर दिया, बैन हो गया। अब 200 करोड़ तक देशीय कॉटेज इंडस्ट्री या छोटी इंडस्ट्री ही उसमें भागीदारी कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत लाभ, परिभाषाओं का परिवर्तन, और इस शर्त में क्रांतिकारी सुधार से आने वाले समय में इकोनॉमी रिवाइव होने जा रही है दोस्तों। इसीलिए जो एमएसएमईज के लिए इस आत्मनिर्भर पैकेज में था, वो कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर एसएमईज अप टू ₹3 लाख करोड़, ये कम नहीं है। रिपोर्ट आया है कि अभी 25-30% ही ले लिए, लेकिन 25-30% कोरोना काल में लिए तो आने वाले समय में और लोग लेंगे। तो कोलेटरल फ्री अगर लोन मिल रहा है तो इस समय जो डिप्रेस अवस्था में, जो स्ट्रेस्ड अवस्था में एसएमईज हैं, उनके लिए एक राहत का बूंद है। आत्मनिर्भरता को पैदा करने की घोषणा है। और ये लॉकडाउन के जो डायरेक्ट अफेक्टेड थे उनके लिए था कि 3 लाख करोड़ सरकार ने सीधे पैकेज दिया। और स्ट्रेस्ड यूनिट्स थे जो चिंतित थे लॉकडाउन के दौरान, जिनका कि अवसर में कमी हो रही थी, उसके लिए 20,000 करोड़ का सब ऑर्डिनेटेड डेप्ट की भी इंतजाम किया। तो उनकी भी चिंता की, उनके लिए भी मन में भी संतोष आया कि हमारे लिए भी सरकार कुछ कर रही है। और तीसरे जो पोटेंशियल यूनिट्स थे,
जो अभी डायरेक्टली प्रभावित नहीं होते हैं, वो कुछ न कुछ करने की सोच रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं, छोटे उद्योगपति हैं, उनके लिए भी सरकार ने 50,000 करोड़ का इन्फ्यूजन एक फंड की घोषणा कर दी। तो सोचिए, डायरेक्टेड अफेक्टेड, स्ट्रेस्ड अफेक्टेड और पोटेंशियल अफेक्टेड, तीनों क्षेत्रों के लोगों को इस पैकेज में कुछ ना कुछ सरकार देने की कोशिश कर रही है। मंशा को समझिया जाए और एक 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 जो कहते हैं ना कि आत्मसम्मान या आत्मनिर्भरता का एक दौर तो शुरू हो, इसलिए आत्मनिर्भर पैकेज था। इसलिए इकोनॉमिक्स अब स्केल में नहीं जाएगा। इस एसएमईज के इस पैकेज के घोषणा के बाद इकोनॉमिक्स अब स्केल नहीं होगा, बल्कि इकोनॉमिक्स रिप्लेस हो जाएगा स्केल से, स्कोप से। अब इस सारी घोषणाओं से छोटे छोटे लघु उद्योगों में, कुटीर उद्योगों में एक स्कोप बढ़ेगा, अपने उद्योगों को बढ़ाने का दायरा। आप देखिए, मास्क का डिमांड पहले नहीं था, मास्क का डिमांड बढ़ा। आप देखिए वेंटिलेटर, आप देखिए सैनिटाइजर, ऐसे ऐसे चीज़ों को, स्टार्टअप्स, पैकेज, ये जो हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, इस तरह के छोटे छोटे ऐप्स, इसके डिमांड बढ़ने जा रही है और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और इकोनॉमी दूसरे दिशा में बढ़ने जा रही है। तो ये आप समझिए कि पोटेंशियल, इसलिए स्केल नहीं, अब स्कोप की बात कीजिए। जैसे जहां स्कोप होगा इकोनॉमी वहां मूव करने जा रही है। पहले हम स्केल की बात करते थे और उसी स्केल के इकोनॉमिक्स के का नतीजा था कि हम आज डिप्रेस्ड हो गए, हम मांग पर आधारित हो गए। हम सप्लाई करके सोचते थे कि हमारा इकोनॉमी श्रिंक कर गई, सारे गाड़ियां, लाखों गाड़ियां गैरेज में बन गई हैं, मल्टीफ्लैट्स बन के पड़े हुए, कोई डिमांड नहीं है। तो स्केल से इकोनॉमी नहीं चलती है, स्कोप से इकोनॉमी चलती है। इसलिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इस पैकेज का है कि लोकल इकोनॉमिक्स के लिए या स्थानीय अर्थशास्त्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए दौर शुरू होगा और मेक इन इंडिया एक शाश्वत सत्य बन के उभरेगा। तो ये आर्थिक पैकेज का एक हम छोटा सा झलक आपको बता रहे हैं। जो डायरेक्टली बेनिफिटेड हुए हैं, जिसको कहते हैं ना कि प्रवासी मजदूरों के लिए हम लोगों ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने आंसू बहाया है। आंसू बहाने का दौर नहीं है, आंसू पूछने का दौर था। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस पैकेज में आंसू पूछने का दौर शुरू किया। इस डायरेक्टली जो बेनिफिटेड, उसमें फार्मर्स, माइग्रेंट्स और स्ट्रीट वेंडर्स, तीनों के लिए बहुत बड़ा पैकेज है। 30,000 रुपया करोड़ का एडिशनल इमरजेंसी फंड जो है नाबार्ड के थ्रू दिया गया है फार्मर्स को। 2 लाख करोड़ कंसेशन पर 2.5 लाख फार्मर्स को सीधे लाभ पहुंचाने की बात की गई। माइग्रेंट्स के लिए 5 किलो वीट और 1 किलो राइस और दाल के साथ साथ मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था अब तक जारी है। 3,500 करोड़ रुपया का फूड रेन, जिसमें 8 करोड़ प्रवासी लोग सीधे फायदा होंगे, ये इसमें दिया गया है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा देन हो गया। आज एक कोई भी प्रवासी भारतीय एक राशन कार्ड से कहीं भी राशन ले सकता है। ये मामूली घोषणा नहीं है, इसको आप अंदाजा हम इसका नहीं लगा सकते हैं आप कि एक व्यक्ति के दिल में कितना आत्मनिर्भरता का भावना बढ़ा है। 1 नेशन, और साथ ही साथ इससे 14.62 करोड़ पर्सन जो रोज वेज अर्न करते हैं, उस अर्बन पुअर के लिए, रूरल अर्बन पुअर के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते दर पर मकान बनाने की घोषणा, रेंटल, ये माइग्रेंट्स के लिए किया गया, सीधे पैकेज में है, ताकि फार्मर्स के भी सम्मान हो, माइग्रेंट्स के में भी स्वाभिमान की भावना हो। और अंत में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए दोस्तों, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ की लिक्विडिटी का व्यवस्था इसमें हो गया है, जिसमें 10,000 प्रति स्ट्रीट वेंडर्स को मिलने की व्यवस्था है। और ये भी नहीं, डिजिटल पेमेंट्स करने वाले को उसको इनाम भी है। तो ये है पैकेज का डायरेक्ट बेनिफिट, जिसको कि हमको आपको समझना चाहिए। और तब जाके प्रधानमंत्री के इस पैकेज में जो हमारी यशस्वी वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री, सशक्त वित्त मंत्री ने जब उसको पूरे के पूरे बाइफर्केशन करना शुरू कर दिया और चौथे पैकेज की घोषणा करते करते उन्होंने मनरेगा की राशि को बढ़ाया, क्योंकि प्रवासी मजदूर जाएंगे तो आश्रित हो जाएंगे गांव पर, तो 40,000 करोड़ रुपया और बढ़ाए। 1 लाख से अधिक मनरेगा का अब अमाउंट हो गया टोटल, हम लोगों को मालूम है। और यही नहीं, स्वास्थ्य और पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात की, पूरी व्यवस्था स्वास्थ्य की जो चरमराई थी सुधारने की के ऊपर खर्च होने लगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लगातार जो नरेगा जो है रोजगार गारंटी योजना है, उसमें जो पैसा देके सरकार ने एक तरह से रोजगार को कम समय में ही, अल्प समय के लिए ही, लेकिन सुरक्षित करने के लिए साधना तो की, कोशिश तो की। और यही नहीं, जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट्स के लिए, कहा कि हम आपको आपका ये कम कर रहे हैं दर, जो पहले 5% हम आपसे लेते थे ये FRABM एक्ट के तहत, उसको हम 3% करते हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 4.28 ट्रिलियन का धन आपको मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल कीजिए। राज्यों को भी अधिकार दिया। ये अलग बात है कि राज्य उसका 13-20 से अधिक परसेंट, 10-15-13% से अधिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने उस धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन सरकार की मंशा है कि आप खुल के खर्च कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो इस प्रकार जो ब्रेकअप होता है, तो उस ब्रेकअप में $1.92 ट्रिलियन पहले सरकार ने ऐलान किया था, फिर 5.94 लाख करोड़ दूसरे पैकेज में घोषणा में ऐलान किया, फिर दूसरे वाले में उसने गरीबों के लिए, फार्मर्स के लिए, वेंडर्स के लिए 3.10 ट्रिलियन की घोषणा की थी। फिर तीसरे वाले में 1.5 ट्रिलियन जो अनसर्टन फार्मर्स के लिए डायरेक्ट घोषणा किया था। फिर चौथे वाले में उसने पूरे लिबरलाइज किया था, पूरी इकोनॉमी को रिफॉर्म्स करने की घोषणा की थी। और पांचवें में फिर 48,000 एक्स्ट्रा मनरेगा में करने के साथ साथ इस वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज को लगभग 21 लाख करोड़ का पैकेज कर दिया, यानी 20,97,000 करोड़ का पैकेज कुल दिया। यानी ये दिखा दिया कि सरकार की मंशा सही है। प्रधानमंत्री के मुख से 20 लाख निकलता है, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज होता है इकोनॉमिक्स में, पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं, तो वो 21 लाख के लगभग वो पैकेज होता है। ये आत्मसम्मान का पैकेज है। और इसमें मुद्रा स्कीम एक बहुत बड़ा रोल अपनाने वाला है। मुद्रा स्कीम में जो शिशु लोन है, उस शिशु लोन में भी 2% की कमी किया गया, ताकि लोग मुद्रा लोन में जो पहले 2.5 लाख लोग बेनिफिटेड थे, उसका दायरा जो पहले 3.5 लाख लोग बेनिफिटेड थे, उसको और 2.5 लाख लोग तक कैसे पहुंचाया जाए, उसकी व्यवस्था भी इसी में किया गया। इसलिए ये सारी चीज आप ये मानिए कि विपदा काल में, छोटी अर्थव्यवस्था में, बड़ी जनसंख्या, बड़े आकार वाले, डाइवर्सिटी वाले देश में भारत सरकार इतना बड़ा पैकेज की घोषणा करती है, जिसके बजट का आकार ही 30 लाख करोड़ है। उस 30 लाख करोड़ में 16 लाख करोड़ उसका लॉस हो चुका है, उसका रेवेन्यू बंद है। सरकार हम ही से चलती है, 3 टियर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। सरकार कोई नोट नहीं छापती है, हमारे टैक्सेशन से चलती है। और उस सरकार ने हिम्मत किया कि हम सारे सेक्शंस की मदद करें। तो ये अवसर है दोस्तों, इसको आत्मसम्मान में लेना चाहिए। इसलिए कोरोना वायरस ने ग्लोबलाइजेशन के इस दौर को जो पिघलने का दौर शुरू हो गया है, इसमें सबसे अधिक बेनिफिशियरी इस पैकेज के भरोसे भारत को ही होना है। इसलिए जो पोस्ट कोविड अपॉर्चुनिटी है, यही है कि भारत इस पैकेज से अपने MSMEs को सुधार कर ले, अपने लघु कुटीर उद्योगों में सुधार कर ले, अपने लोकल इकोनॉमी को सुधार कर ले, और मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट से इंडिजिनियस इकोनॉमी को इतना मजबूत कर दे कि हम अपने भर का चीज बनाना शुरू कर दें। और देखिए, लॉकडाउन के दौरान हम इंपोर्ट करते थे बहुत सारी चीज़ों को, अब हम एक्सपोर्टेबल हो गए, एक्सपोर्ट करने योग्य हो गए। चाहे वो PPE जो किट्स हैं, चाहे वो मास्क हैं, चाहे वो सैनिटाइजर्स हैं, चाहे बहुत सारे चीज़ें जो इसी लॉकडाउन में, इकोनॉमी बंद नहीं हुई थी दोस्तों, इकोनॉमी लॉकडाउन नहीं था, हम लॉकडाउन थे, हमें सैलरी मिल रही थी, और हम सबसे अधिक डिमांड करने वाले लोग सरकार के हो जाते हैं। सरकार का काम नहीं रुका था, पूरी रेलवे, पूरी रोड, सब सर्विस सप्लाई चेन चल रहा था, काम हो रहा था। मेडिकल साइट्स में, हेल्थ साइड में, रेलवे साइड में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे थे, और तब जाके भारत आत्मनिर्भर बनने के कगार पर आज खड़ा हो चुका है। तो अवसर बहुत है, इस अवसर को हमको भारतीय उद्योगों के प्रति परोसना होगा, और भारतीय उद्योगों को जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिसबैलेंस है, उसको संतुलित करने का समय हो गया है। क्योंकि रिपोर्ट आ रहा है कि चाइना से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज अब भारत में आना है, क्योंकि चाइना मिसट्रस्ट के शिकार हो गया है। चाइनीज इकोनॉमी पर लोग, चाइना के देश पर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पुल हो चुके हैं, और सबके लिए डेस्टिनेशन अगर होने जा रहा है तो भारत है। तो हमारा अवसर भी है कि इस पैकेज को लेते हुए, हमारी मंशा को देखते हुए, इस नीति को देखते हुए, हम लोग सब लोग सार्थक रूप से एकजुट होकर अर्थशास्त्रियों को ऐसा अध्ययन करना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश हो जाएं। तो वोकल फॉर लोकल एंड देन लोकल शुड बी ग्लोबल, ये कॉन्सेप्ट लेके सरकार ने पैकेज दिया था। इसको हम ट्रेड के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें कि हम अपने भर के लोगों को संतुष्ट करें, और हम ऐसी गुणवत्ता वाली चीज बनाएं कि हम एक्सपोर्ट भी करें। भारत ने 143 देशों में दवाइयां दी हैं इसी कोरोना काल में, अन्न दिया है इसी कोरोना काल में। भारत गरीब देश है, बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन
अपनी नैतिकता को उसने कभी नहीं खोया और भारत ने मदद भी किया और आत्मनिर्भरता का सूत्र भी दे रहा है। अर्थशास्त्रियों को इस दृष्टि में देखना चाहिए। इसलिए हम चाइना का विकल्प बनने जा रहे हैं। तो इसलिए विकल्प तभी बनेंगे जब हम इस रिफॉर्म्स को वेलकम करेंगे। इसलिए जो वर्जन ऑफ दिस पैकेज है, इस पैकेज का वर्जन है वो है ट्रांसफॉर्मेशन टू ए डेवलप्ड इंडिया। और ये एक एम्पावर्ड इंडिया की बात किया जा रहा है। हम डिप्रेस नहीं होंगे, कितना भी हमारे खिलाफ युद्ध हो, कितना भी चीन सीमा पर लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा हो, हम डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि स्ट्रेटेजी है, ये रणनीति है और नेतृत्व सक्षम है। इसलिए उसने इस को अवसर में बनाने का ठान लिया। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि लोकल इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। नंबर 1, इस पैकेज के माध्यम से मेक इन इंडिया का स्कोप बढ़ने जा रहा है। इस पैकेज के माध्यम से प्लान फॉर द बेस्ट, हमने वी शेप जो बताया था, वी शेप को मान मत लीजिए। प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि मान लीजिए, प्रधानमंत्री कहते कि प्रयास कीजिए, लेकिन आप वर्स्ट के लिए तैयार रहिए। डब्ल्यू भी हो सकता है, एल भी हो सकता है। वर्स्ट को लेके आप सारा ताकत को झोंकिए। इसलिए जो हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों को वर्स्ट मान के बेस्ट एफर्ट देना होगा इस कोरोना काल में ही। ये मैसेज है पैकेज का। इसलिए हमको कोविड के इस दौर को अवसर के रूप में बदलने के लिए हमेशा आत्मसम्मान से भरपूर रहना होगा, आत्मनिष्ठा पैदा करनी होगी। और 1 नेशन 1 राशन कार्ड हमने कहा है, गरीबों के मन में आत्मसम्मान पैदा करता है। तो रिफॉर्म्स कॉर्पोरेट्स के मन में आत्मसम्मान पैदा करता है। तो जो एमएसएमईज के लिए जो परिभाषाओं में जो परिवर्तन किया गया है, वो छोटे और कुटीर उद्योगों में सम्मान पैदा करता है। अर्थव्यवस्था के सारे पहियों में जब सम्मान पैदा कर रहा है पैकेज, तो अर्थशास्त्रियों के एनालिसिस करने का ये कदापि अधिकार नहीं है कि वे अर्थशास्त्र का इस वक्त पोस्टमार्टम करें। कितना परसेंट, कितना काउंटिंग, एक एक चीज का गिनती करने का दौर अभी नहीं है, बाद में किया जाएगा। लेकिन अभी तो इस पैकेज के सकारात्मक पक्ष को बताना होगा। इसलिए जो नेशनल पोर्टेबिलिटी कार्ड है वो गरीबों के लिए आत्मसम्मान का विषय है। और हमको समय पता नहीं कितना दिया गया, लेकिन मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा कि जो स्वदेशी का मंत्र है, याद कीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहा करते थे, वेयर द माइंड इज विथ फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। हमेशा हमको इन सब बातों को याद रखना चाहिए कि हम हमेशा सम्मान पूर्वक रहें और अपने को कभी कमजोर न समझे। महात्मा गांधी ने इसलिए स्वदेशी का मूल मंत्र दिया था। ग्रामीण परिवेश के इकोनॉमी को मजबूत करने की बात, वो इतने दूरदर्शी थे, उनको मालूम था कि भारत गांव में बसता है और गांव की इकोनॉमी मजबूत करेंगे तभी इकोनॉमी सस्टेन रहेगी। और आज कृषि ने ही हमारे इकोनॉमिक्स को बचाया है, कृषि आत्मनिर्भर है। और इस विपदा काल में कृषि सशक्त है, सबका पेट भर रहा है। जो एफसीआई सीना तान के बोल रहा है कि हम साल भर तक गरीबों को खिला सकते हैं, वो कृषि की बदौलत कह रहा है। यानी हम आत्मनिर्भर तो हैं, एक क्षेत्र तो है। तो ऐसे कृषि पर कितना ध्यान देना चाहिए, ये इस कोरोना काल ने सिखाया है, जो महात्मा गांधी का सूत्र था दोस्तों। इसलिए आप आत्मनिर्भरता को हंसी के रूप में हम लोग को नहीं लेना चाहिए। और जो बड़े संत होते हैं, बड़े सूत्र होते हैं, उनकी बात को मजाक नहीं करना चाहिए। जैसे एकात्म मानववाद, ये ऐसा नहीं कि कोई सरकार का सूत्र है, किसी पॉलिसी का, पार्टी का सूत्र है। ये कोई विचारधारा ऐसा नहीं कि कोई गाली दे रहा हो। वो क्या कहते थे हमारे दीनदयाल जी, उन्होंने यही तो कहा, आत्मनिर्भरता का सूत्र दिया। और जो स्पाइरल सूत्र दिया, जिसमें कि केंद्र में व्यक्ति है, वेस्टिज हो रहा है, और व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र विश्व, विश्व ब्रह्मांड, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। स्पाइरल डायग्राम आप खींच लीजिए, उस डायग्राम में कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और हमारी इकोनॉमी, जो मॉडर्न इकोनॉमी है, जो पाश्चात्य इकोनॉमी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। घोर कंपटीशन, गला काट कंपटीशन, एक दूसरे को नीचा दिखाने कंपटीशन, जीडीपी को रेस में दौड़ने कंपटीशन। और हम कोरोना युग में आ गए और हम विपदा युग में आ गए, है ना। तो इसलिए एकात्म मानववाद कहता है कि आप अपने को आत्मसम्मानी बनाइए। व्यक्ति को व्यष्टि बनना होगा। व्यष्टि मतलब ये व्यक्ति केवल शरीर नहीं, उसके अंदर आत्मा है, चरित्रवान होना चाहिए। और वो तो कहते थे कि इसलिए राष्ट्र में भी एक आत्मा है। तो व्यक्ति के अंदर आत्मा है, तो राष्ट्र का भी शरीर किससे है, हमारे आपसे है।
हमारे आत्मनिर्भरता से है। यही तो उपनिषद में कहा गया था, यही तो हमारे दीनदयाल जी कहते हैं। तो व्यष्टि जब मजबूत होगा तो परिवार मजबूत होगा। तो देखिए, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री का प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है, वो परिवार को मजबूत करने के लिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज मजबूत हो, परिवार मजबूत होगा तो पूरा समाज, ग्रामीण परिवेश मजबूत होगा। उसके बाद अगर वो मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। आत्मनिर्भरता ऐसे बढ़ता है। और जब राष्ट्र मजबूत होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, विश्व मजबूत होगा। जब विश्व मजबूत होगा तो इस सूत्र में हमारा सृष्टि भी बचेगा। तो व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से सृष्टि की यात्रा है, वो स्पाइरल है, नो कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारे ये कहाँ इसमें कोई गाली है? जो अर्थ का परिभाषा हम लोग पढ़ाते हैं, उस अर्थ की परिभाषा को छोड़ दीजिए। अर्थ का जो बेसिक परिभाषा है, शाब्दिक अर्थ क्या है? जो याद कीजिए ग्रीक में लिखा गया था, ओइकोनॉमस। उसमें उसका अर्थ हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को ग्रेजुएशन में, परिवार का नियम। जब ओइकोनॉमस कहा गया है तो परिवार को यूनिट बनाइए और परिवार के दायित्वों को, परिवार के कल्याण के अर्थशास्त्र बनाने की दिशा में हम लोग बढ़ें। तो इकोनॉमिक्स की परिभाषा ये कहती है। और जब प्रोफेसर मेहता जब कहते थे, उसको पाश्चात्य लोगों ने नकार दिया था। तो देखिए लॉकडाउन में प्रोफेसर मेहता कैसा सिद्ध हुए। जब उनकी परिभाषा याद कीजिए, वो मानवीय आचरण इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है, वही अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र को वो साधन मानते हैं, साध्य नहीं। और आचरण को महत्व देते हैं, यानी मनुष्य की जैसी आचरण वैसी अर्थव्यवस्था होगी। तो चीन में खान पान, पाश्चात्य देशों में उपभोक्तावादी संस्कृति ने एनवायरनमेंट को प्रदूषित किया। चीन के खान पान के बिहेवियर ने चमगादड़ खाने को मजबूर किया। उस चमगादड़ से कोरोना पैदा होता है, उस कोरोना ने पूरे विश्वव्यापी संकट पैदा कर देता है। तो आचरण का महत्व है, इसको इकोनॉमिक्स में लाना होगा। इसीलिए कौटिल्य जब कहते थे तो कहते थे मनुष्याणाम वृत्तिरथा, मनुष्य की जीविका को ये अर्थ कहिए। जैसा मनुष्य कृषि प्रधान है तो कृषि उसकी जीविका, कृषि पर फोकस कीजिए। इसीलिए कृषि, वाणिज्य और पशुपालन को कौटिल्य ने अभिन्न अंग माना था। और देखिए फिर इकोनॉमी उधर बढ़ने जा रही है। इसलिए हमारी व्हाट शुड बी आवर गोल एंड ऑब्जेक्टिव? टू क्रिएट जस्ट वर्ल्ड, एक न्याय प्रधान दुनिया बनानी होगी। टू एंश्योर दी नेशनल सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सेल्फ रिलायंट नेशन थ्रू नरिशमेंट ऑफ भारतीय कल्चर और वैल्यूज। भारतीय मूल्यों को नरिश करते हुए हमको आत्मनिर्भर बनना होगा। प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेल्थ, हमको अपने प्राकृतिक संपदा की रक्षा करनी होगी। और बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एंड सोसाइटी एज होल, एक आत्म मानववाद का दर्शन है। और सबके बीच हमको संतुलन पैदा करना होगा, ये हमारा गोल होना चाहिए। और पैकेज का भी यही गोल है। इसलिए स्ट्रेटजी हमको कैसी बननी चाहिए कि हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके इन्वेस्टमेंट की दिशा को तय करें। गांव की ओर कैसे मुड़े, कृषि प्रधान उद्योग कैसे लगाएं, कृषि को गोद कैसे लें, और कैसे आत्मनिर्भरता के पथ पर हम सरकार का साथ दें। तो हमको अचीव करना होगा। इसीलिए इस कोरोना में एजुकेशन, टैलेंट, स्टार्टअप्स, इनोवेशंस, इसका देखिए जोर है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कितने आसानी से बात कर रहे हैं। ये इसको युवाओं ने बनाया है। एक से एक इनोवेटिव आइडिया जिस समय आ रहे हैं, एक से एक बढ़कर। आईटी ने हमारा ऐसा मास्क बनाया, बीएचयू आईटी ने, जिसके ऊपरी तह पर एक बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट से टीचर के साथ, जिसमें ऐसे पदार्थ है जिसमें कोरोना नहीं चिपकेगा। बहुत पूरे देश में लोग, हमारे घर में मास्क महिलाएं बना रही हैं, हमारे घर की भाभी, हमारे घर की सारी महिलाएं 50 मास्क रोज बना के 5000 मास्क बांट चुकी है। ये सेवा भाव से था, लेकिन अब ये कुटीर उद्योग बनने लगे कि मास्क एक जरूरी बिहेवियर पक्ष हो गया। तो एजुकेटेड लोग जो, इसलिए रिटेन टैलेंट एंड बूस्ट ब्रांड इंडिया, युवाओं को ब्रांड इंडिया बनना पड़ेगा। इनोवेशंस करने होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऐसे ऐप्स बनाने होंगे जिससे हम सुविधापूर्वक जीवन जी सके। और ये हमको इसी कोरोना ने अवसर दिया है। हम लोग 72 दिन 75 दिन से घरों में हैं, लेकिन ऊर्जावान हैं। रोज हम लोग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, इसी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लोग पहले हंसते थे, व्यंग कसते थे, आज उनके जीवन का साधन बन गया है। हम मजाक में हम लोग डे 1 में कहते कि विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, विश्वविद्यालय बन चुका है सोशल मीडिया। इसकी महत्ता को ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री पहचान रहा है। इसलिए इसके महत्ता को कहते हुए सबको कहा जा रहा है कि ये काम कीजिए। और ये एक एलिजिबल और परमिसिबल मंच होने जा रहा है। तो इसलिए इस चीज़ों को, इसलिए हमारा स्ट्रेंथ क्या हो गया, पीपीपी मॉडल, ट्रेडिशनल नॉलेज बेस,
uses of new technologies, employment generation and take care of migrants, inclusion of rural artisan, their skill enhancement. हम स्थानीय कारीगरों के हुनर को पहचाने और सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट मॉडल की ओर बढ़ें। हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में यूथ है, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, जो प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं। उन यूथ के मन में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास भरना होगा, उनको प्रमोट करना होगा। इसलिए इन जो इंथुसियास्टिक रूरल यूथ है, उसके लिए रोजगार ढूंढने की बात करनी चाहिए, रिसोर्स बिल्डिंग कैपेसिटी की बात करनी चाहिए, बिग रूरल मार्केट को ट्रेस करना चाहिए। विलेज टूरिज्म का दौर आ गया। बाहर आप लोग नहीं जाएंगे, देश में भी बहुत लोग नहीं घूमेंगे बड़े महानगरों में, गांव में जाने की कोशिश करेंगे। तो गांव को गोद लेके टूरिज्म के पॉजिटिव को पीपी मॉडल के थ्रू खोजना होगा। विलेज टूरिज्म सर्विसेज, रूरल इकोनॉमी और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात हो गई, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोविजनिंग ऑफ अर्बन एमेनिटीज। वहां दिन जो पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने कहा था, पूरा मॉडल उस पर सोचिए। इसलिए वोकल फॉर लोकल एंड रिवाइवल फॉर रूरल इकोनॉमी का दौर शुरू हो गया है। इसलिए भारत को इन चीज़ों पर देखना चाहिए। हेल्थ सेक्टर उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है। हेल्थ सेक्टर जिस पर कि जीडीपी का बहुत कम हिस्सा हम लोग सीखते रह जाते थे सोशल सेक्टर पढ़ाने वाले, कि हेल्थ सेक्टर में सरकार को बढ़ाना चाहिए। ये कोरोना ने अवसर दिया है कि हेल्थ सेक्टर को रिवाइव किया जाए, और भविष्य में आने वाले इस तरह के खतरों को हमारी चिकित्सीय सुविधाएं सह सकें। इसलिए एक्सपेक्टेड जो चेंज होने जा रहा है वो डिजिटल गवर्नेंस होने जा रहा है। हम लोग डिजिटल होने जा रहे हैं, शेयर्ड वैल्यू होने जा रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान करने का अवसर होने, जो लोग बीच में खो चुके थे। भारत की संस्कृति थी, लेकिन विश्व के ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोग भूल चुके थे। इसलिए शेयर्ड वैल्यू का दौर आ गया है, और अपने पॉलिसी को बदलने का दौर आ गया है। न्यू गवर्नेंस, पूरे गवर्नेंस का मॉडल बदलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स, लोगों से बातचीत करके नीतियां बनानी पड़ेगी। ई गवर्नेंस अप्रोच निभाना पड़ेगा, और समाज को साथ लेके चलना होगा। इसलिए पोस्ट कोविड जो रोड है वो क्या कहता है? ट्रेस योर रूरल वेल्थ, वोकल टू ग्लोबल एंड देन वोकल टू लोकल एंड देन लोकल टू ग्लोबल, मेक इन इंडिया, विलेज इकोनॉमी, विलेज टूरिज्म। और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही थी कोविड से पहले कभी, नो एबीसीडी अप्रोच, नो ABCD अप्रोच। व्हाट इज ABCD? यानी अवॉइड, बाईपास, A फॉर अवॉइड, B फॉर बाईपास, C फॉर कंफ्यूज एंड D फॉर डिले। इन तथ्यों को छोड़िए, चाहे अधिकारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो। नो ABCD अप्रोच। और क्या फॉलो करना है? रोड अप्रोच, रास्ता, ROAD, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, O फॉर ओनरशिप, A फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड D फॉर डिसिप्लिन। ये रास्ता है, ये नेतृत्व रास्ता दिखा रहा है हमको। हम भी तो रिस्पॉन्सिबल बने, हम भी तो ओन करें कोई चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हम भी तो अकाउंटेबल बने, हम भी तो अनुशासित रहें। अनुशासनहीनता की वजह से लॉकडाउन के दौरान लोग बाहर निकल आए, जिससे हमारा केस इस समय 3 लाख पहुँचने जा रहा है। अनुशासित नहीं हुए हम, बहुत लोगों ने बात नहीं मानी, बहुत लोग उसका विभेद करने लगे। विपक्ष के नेता ने लॉकडाउन की आलोचना करना शुरू कर दी, पैकेज की आलोचना शुरू करने दी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है विपक्ष के नेताओं की, कोई आलोचना नहीं है कुछ कमरे में बंद अर्थशास्त्रियों की, कोई अनुशासित नहीं है लोग। इस विपदा में लोग सरकार की विपदा समझ रहे हैं, राष्ट्र की विपदा है, मानवता की विपदा है। अर्थशास्त्रियों को इससे अछूता नहीं होना चाहिए। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन होना ही चाहिए। ये बहुत बड़ा देन है, क्योंकि हमारा मूल मंत्र क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो विश्व के कल्याण की बात सोचते हैं, और कौटिल्य हमें कभी भी आसक्त नहीं बनाना चाहता है। हम आत्मनिर्भर हमारे खून में है, रक्त में, संस्कृति में, संस्कार में है। कौटिल्य कहता है कि उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम। जो इंसान उद्यम करता रहता है उसके यहाँ दरिद्रता नहीं आती है। देखिए, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से पलायन हुआ है, वो भोजन के लिए नहीं रुक सकते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, तो आत्मसम्मान इसलिए घर जाना चाह रहे हैं, उद्यम करना चाहते हैं। हमारे प्रवासी मजदूर भाई उद्यमी हैं, उनसे महाराष्ट्र की किला खड़ी है, उनसे गुजरात का किला खड़ा, उनसे दिल्ली का किला खड़ा है। उनको 3 महीने तक के इन सरकारों ने गोद नहीं लिया, उनको उद्योगपति ने सैलरी नहीं प्रोवाइड कर पाई बिना काम किए। अगर ये सम्मान दिए होते
तो आज राष्ट्र का दिशा कुछ और होती, दशा कुछ और होती। और हम प्रवासी मजदूरों के लिए या गरीब 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 बात का इस समय नहीं कहे होते, बल्कि राष्ट्र को तेजी से आगे बढ़ाते हुए दिखते हो। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि कुछ कमियां भी हमारे अंदर आ गई हैं। वो कमियां यही है कि हम उद्यमी श्रमिकों को आश्रित श्रमिक बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए मनुष्यों को हमेशा काम करना चाहिए और इथिक्स बहुत जरूरी है, नैतिकता पर बल दीजिए। हम पंडित मदन मोहन मालवीय जी के संस्थान से आए हुए लोग हैं। मालवीय जी हमेशा कहते थे, उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु भविष्य तीर्थो मन कृत्वा सतत मम्य, अर्थात काम होकर रहेगा, सतत चलते रहो। आत्मनिर्भर पैकेज की आलोचना मत करो। और शास्त्रियों, सुझाव कि कैसे 100% गरीबों तक पहुंच जाए, सुझाव कि कैसे एमएसएमईज के लोगों को कोलेटरल फ्री लोन मिल जाए, बताओ कि कैसे उद्यमी इनोवेटिव होके नए नए चीज़ों का निर्माण करे। ये सब बताने का दौर हम लोगों का है। मामना ने तो भिक्षाटन करके इतना बड़ा काम किया। न तो हम काम में राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम प्राणी नाम दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अति नाशनम। हमें कोई राज्य की चिंता नहीं है। नेतृत्व तो ये कह रहा है, हम कल्याण करना चाहते हैं। भिक्षाटन करके इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया था। ऐसे जगह, ऐसे देश में जहाँ महामना गांधी विवेकानंद रहे हों, दीनदयाल रहे हों, वहाँ से हम आत्मनिर्भरता पर मजाक करें, ये नहीं हो सकता है। इसलिए कल्याणार्थ अगर आपको मांगना भी पड़े तो मालवीय जी कहते थे, हमने एक बहुत बड़ा जर्नल निकाला था 100 साल जब हुआ था, तो मालवीय जी कहते थे, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण ने मोहि ना आवे लाज। अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, लेकिन परमार्थ के कारण मैं हाथ पसारूंगा, मैं भिक्षाटन करूंगा, क्योंकि मुझे शिक्षा का मंदिर बनाना है, जिससे अंग्रेज को शिक्षा की क्रांति से भगाना है। मुझे कल्याण करना है, मुझे अपने बच्चों में उद्यमिता लानी है। उन्होंने 3 सूत्र दिया था, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये बच्चों में उद्यमिता का सूत्र, आत्मनिर्भरता का सूत्र महामना ने दिया था, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सूत्र है, ये सूत्र राष्ट्रीय सूत्र होना चाहिए। इसलिए अगर आपको मांगना पड़े कल्याण के लिए, मांगिए, लेकिन राष्ट्र के लिए लग जाइए। पीएम ने युवाओं से अपील की है, इनोवेटिव होइए, बढ़ के आइए। और एक वाकया करके मैं खत्म कर दूंगा अगर समय हो गया होगा, कि जो मोटिवेशन होता है ना, जो आत्मनिर्भरता शब्द है ना, वो मोटिवेशन का शब्द है। हम अर्थशास्त्रियों को इस मोटिवेशन शब्द को भी सूत्र में पिरोना पड़ेगा। मोटिवेशन को समझिए। हनुमान जी जैसे शक्तिशाली विद्वान देवता कोई नहीं, वो अजर अमर देवता हैं और हम लोग हनुमान जी के उपासक हैं, वो हमारे आदर्श हैं, देव हैं। लेकिन हनुमान जी को भी बताना पड़ता था उनकी ताकत, क्योंकि उनको बचपन में उछल कूद में उन्होंने ऋषियों को कुछ तंग किया था, उनको अभिशप्त हो गया था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तभी तुम्हारी शक्ति जगेगी। हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान बलवान कोई धरती पर नहीं है। उस हनुमान जी को जब समुद्र लांघना था तो डिप्रेस्ड हो गए थे। इतना विशाल समुद्र, माँ सीता का पता लगाना है, इकोनॉमी को वापस लाना है, राम के चेहरे पर खुशी लानी है, डिप्रेस्ड बैठे थे। कैसे राम की सीता आती, कैसे राम राज जाता अगर डिप्रेस्ड हनुमान रहते तो किसने याद दिलाई? जामवंत ने ललकारा, कहा राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी को कहा कि अवतार है, जगो, तुम्हारा राम काज ही तुम्हारा ध्येय है। तब हनुमान जी जगे और तब उन्होंने कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, और लग गए काम में। और जाते हैं, सीता का पता लगाते हैं, लंका का दहन करते हैं, वापस आते हैं और सारी रामायण आप लोग जानते हैं। तो ये मोटिवेशन है। और ऐसे मोटिवेशन में प्रधानमंत्री जी हमारे अभी इस पैकेज के बाद जब CII के इस इवेंट में मोटिवेट करते हैं उद्योगपतियों, तो कहते हैं कि लोगों मैं हूं आपके साथ, गेटिंग ग्रोथ बैक, कहते हैं कि विकास दर वापस लाओ, गेटिंग ग्रोथ बैक नारा दिया। और किसके लिए? देश के उद्योगपतियों के विश्वास जताते हैं और कहते हैं कि आई हैव कॉन्फिडेंस इन इंडियाज कैपेबिलिटीज क्राइसिस मैनेजमेंट। वो विश्वास दिलाते हैं कि हमको विश्वास है भारतवासियों पर, आप लोगों पर। और क्या कहते हैं? इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, इन 5 से भारत रिवर्ट होगा, वी शेप में आगे आएगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा। और वो कहते हैं कि हमको जल्दीबाजी नहीं है,
हम बहुत मजे हुए लोग हैं, हम बहुत सधे हुए लोग हैं, इसलिए हमने रिफॉर्म जो किया है सोच समझ के किया है। हम सिस्टमेटिक हैं, हम प्लान्ड हैं, हम इंटीग्रेटेड हैं, हम इंटरकनेक्टेड हैं और हम फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस वाले लोग हैं। ये उद्योगपतियों से कहते हैं प्रधानमंत्री, उनमें मोटिवेशन बढ़ते हैं और कहते हैं कि कंट्रीज विद द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट coal reserves had to improve coal. What were the reasons at that times? The government has been hindrance at times policies. The coal sector has now been freed up. कोयले क्षेत्र को खोल दिया गया, कहा है कि हमारे में तमाम ऊर्जा छिपा हुआ है, आइए आप इस पर काम कीजिए। और कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू, आपके लिए अवसर इंतजार कर रहा है, आई एम विथ यू। और बहुत अच्छी बात कही, मोटिवेशन का शब्द देखिए, जब वो कहते हैं सीआईए के उस कॉन्फ्रेंस में अभी कि सीआईए मस्ट इमर्ज न्यू अवतार। जैसे जैसे जामवंत ने कहा था कि राम काज लगी तब अवतारा। प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से कहते हैं, सोचिए प्रधानमंत्री जामवंत की भूमिका में हैं और प्रधानमंत्री हमको और आपको हनुमान कह रहे हैं। इससे हमको इमोशनल होना चाहिए, इससे हमको कर्मशील हो जाना चाहिए, अर्थशास्त्र की दिशा बदल देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जामवंत बन के कह रहा कि अवतार लोग क्या कहते हैं, सीआईए मस्ट इमर्ज इन न्यू अवतार। और उसने क्या कहा कि सीआईए का जो नाम है, सीआईए का नाम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का उन्होंने नाम बदल दिया, कहा कि चैंपियंस ऑफ इंडियन इंस्पिरेशन। आप भारतीय इंस्पिरेशन के चैंपियन हैं। ये देश का प्रधानमंत्री कहता मैं आपके साथ हूं, मैं रिफॉर्म करूंगा, जो कहिए वो करूंगा, लेकिन आपको आना होगा आगे। आई विल बी विथ यू, यू टेक 1 स्टेप, आई विल टेक 4 स्टेप। ये है नेतृत्व, ये है आत्मनिर्भरता दोस्तों। क्या इसकी कीमत नहीं है? इसलिए हमको इकोनॉमिक्स के नए मॉडल को बदलना होगा और हमको बार बार कह रहे हैं कि हमको अपने मिशन बनाना होगा। और मिशन होना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच, यानी ग्राम पंचायत को फिर से मजबूत किया जाए और अपॉर्चुनिटी को खोजा जाए। विजन हमारा डेवलप इंडिया फिर से बने, फिर से हम ग्रोथ बैक करें। और एक चीज और चलते चलते हम आपसे बोल दें कि जो हमारे थाती है संस्कृति, उसको न भूलें, क्योंकि रिलीजन, बिलीफ, लाइफ स्टाइल और फेस्टिवल और रिचुअल्स, इसके बिना भारत नहीं रह सकता है। हम सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, हम आपसे मिले बिना नहीं रह सकते हैं, हम मंजुला जी को देखे बिना नहीं रह सकते हैं, हम अपने शोधार्थियों को देखे बिना रह सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति है। कोरोना ने ये जरूर मजबूर किया, लेकिन हम बदलेंगे इसको। इसलिए हमारे रिलीजन, ये हमारा कैपिटल होना चाहिए, रिलीजन और कल्चर। हमारा बिलीफ, आस्था, ये हमारा कंज्यूमर होना चाहिए, उपभोक्ता। आस्था हमेशा उपभोक्ता हुआ, इसलिए उसी हिसाब से हम उपभोग करें, हम खूब उत्पादन करें, खूब उपभोग करें, लेकिन त्याग भी रहे। हमारा लाइफ स्टाइल और हमारा जो लाइवलीहुड का तरीका है, वो हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। हम चमगादड़ न खाएं, हम रहन सहन गलत प्रवृत्तियों को के पाश्चात्य देशों का फेर में न पड़ें। और हमारा फेस्टिवल रिचुअल, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम फेस्टिवल, कुंभ न हो, कुंभ की इकोनॉमी ने दिखा दिया कि भारत कितना बड़ा देश है। 4,500 करोड़ रुपया खर्चा करके 1.5 लाख करोड़ का उपज, कुंभ की इकोनॉमी। तो हमारे फेस्टिवल रिचुअल्स डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में गरीब वहां कमाते थे, इंक्लूसिव ग्रोथ वहां दिखाई देता था। तो ऐसे अवस्था को रखिए, और इसलिए सबके बीच में मनुष्य है, इस सारे के सारे बिलीव के बीच में मनुष्य केंद्रित है। इसलिए मनुष्य के बारे में सोचा जाए, व्यक्ति को वेस्टी बनाया जाए, और लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को तो आगे रखा ही जाए, लेकिन इस लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में मनुष्य को, आचरण को, इथिक्स को, सोच को बदला जाए। और जो कौटिल्य, चलते चलते जो कौटिल्य ने कहा था, एक बार फिर कहते हैं, मैंने कल भी कहा था कि अलब्ध लाभार्थ लब्ध परिरक्षणी रक्षित विवर्धिनी वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादिनी च। कितना सुंदर श्लोक दिया था उसने। ये आत्मनिर्भरता का स्रोत है, यानी जो प्राप्त ना उसे प्राप्त करो, उद्यमी बनो। कोरोना काल में उद्यमी बनो। जो नहीं कर पाए थे आज तक, जो इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाए थे, एक्सपोर्ट करो। अलब्ध लाभार्थ, यानी जो प्राप्त ना उसे प्राप्त करो। लब्ध परिरक्षणी, जो प्राप्त हो गया है उसे संरक्षित करो, यानी अपने सम्मान को संरक्षित करो, अपने गांव को संरक्षित करो, अपने कल्चर को संरक्षित करो। और जो संरक्षित हो गया है उसे समानता के आधार पर बांट दो। डिस्ट्रीब्यूशन जो दुनिया नहीं कर सकती है। दुनिया के पास कौटिल्य नहीं है, दुनिया के पास विवेकानंद नहीं है। अमेरिका अपने मास कंजम्पशन बिहेवियर और अपने उपभोक्तावादी संस्कृति से इनइक्वलिटी को पैदा करता है।
भारत समानता की बात करता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमको विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए, धैर्य और साहस रखना चाहिए, और विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना जैसे परिस्थितियों में स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर होने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही सूत्र है। इसलिए बड़े लोग, आप देखें हमारा नेतृत्व, मोदी जी को जितना लोग गाली देते हैं, लेकिन मोदी जी का बाहर कितना आदर है, देश में कितने लोग उसको, लेकिन मोदी जी एक बार भी विनम्रता नहीं त्यागे। उनको मालूम है कि विपदा काल है, जब राजनीति करने का वक्त आएगा तो मोदी जी एक झटके में राजनीति भी कर डालेंगे, लेकिन इस समय मोदी जी विनम्र होके सबकी सुनकर स्टेप बाय स्टेप इस कोरोना वार में युद्ध लड़ रहे हैं। यकीन मानिए लाखों की जान बचाए हैं। यकीन मानिए ये 21 लाख का जो करोड़ का पैकेज है ये बहुत उपयोगी पैकेज है। यकीन मानिए जो सुधार और सुधार की प्रवृत्ति है ये बहुत पॉजिटिव है। इस यकीनता के साथ हमको आगे बढ़ना होगा और अर्थशास्त्र को एक नए कलेवर में परोसना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने सुना हमको, आपने सहा हम, और आपने कुछ न कुछ गुना या बुना। नमस्कार।